नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में बात करेंगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच फुल स्पीड से चल रही है। अयोध्या पुलिस और एसआईटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। रडार पर अब सिर्फ छोटे कर्मचारी नहीं बल्कि बड़ी मछलियां भी हैं। रामधन की बंदरबांट करने वाले बड़े बड़े का हिसाब किया जाएगा। चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राव तक जांच एजेंसी किसी के नाम को लेकर नरमी बरतने के मूड में नहीं है। अनिल मिश्रा और गोपाल राव को आज क्यों बुलाया गया, क्या चंपत राय से दोबारा पूछताछ होगी, ये सब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देती हूं। चढ़ावा चोरी की जांच फुल स्पीड में चल रही है। अविनाश शुक्ला तो छोटी मछली है। इस मामले में कई बड़े चेहरों से नकाब उठना बाकी है। इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी एक बार फिर राम मंदिर परिसर में पहुंच गई है। राम मंदिर परिसर में इस समय एसआईटी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। मंदिर के सेवादारों और दूसरे कर्मचारियों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एसआईटी आज अनिल मिश्रा और गोपाल राव से दोबारा पूछताछ करेगी। कल एसआईटी ने दोनों से बंद कमरे में करीब 5 घंटे तक पूछताछ की थी और अब आज एसआईटी ने गोपाल राव और अनिल मिश्रा को बैंक डिटेल और मंदिर में कर्मचारियों की ज्वाइनिंग से जुड़े दस्तावेजों के साथ बुलाया है। गोपाल राव और अनिल मिश्रा के अलावा आज चंपत राय से भी पूछताछ हो सकती है। एसआईटी को शक है कि चढ़ावा चोरी में सिर्फ वही 8 लोग शामिल नहीं हैं जो इस वक्त जेल में हैं, बल्कि इस लूट में कई और लोग शामिल हो सकते हैं जिनका पता लगाने के लिए एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है। बाकी सेवादारों से पूछताछ की जा रही है। अनिल मिश्रा, गोपाल राव से कल पूछताछ की गई और आज फिर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ की जाएगी और माना यह जा रहा है कि चंपत राय से भी दोबारा पूछताछ एसआईटी कर सकती है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, बताइए अभी तक एसआईटी की जांच कहां तक पहुंची है? अनिल मिश्रा, गोपाल राव से जब सवाल जवाब हो रहे हैं तो क्या पता चल पा रहा है? देखिए, दिक्कत ये है एसआईटी के सामने कि सिर्फ 45 दिन का सीसीटीवी फुटेज उनके सामने है और वो जो सीसीटीवी था उसके ज़रिए तो 8 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। वो दिखे हैं उसमें चोरी करते हुए और उन्होंने एसआईटी के सामने ये कबूल किया है कि हाँ, वो जो चढ़ावा था उससे पैसा निकाल रहे थे। लेकिन उन 45 दिनों के अलावा वहाँ पे चोरी कैसे हो रही थी, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, ये सारे सवालों के जवाब एसआईटी को चाहिए। अब क्योंकि कोई एविडेंस उस तरह का जैसे सीसीटीवी होता अगर जो 180 दिन का रखा जाना चाहिए था तो 180 दिन का उनको सब मिल जाता, देख लेते। वो टाइम लगता उसको देखने में, लेकिन उनको दिख जाता कि कौन कहाँ कैसे चोरी कर रहा है, लेकिन वो तो है नहीं। तो अब एसआईटी में जो हमारे ऑफिसर से बात हुई है उनका ये कहना है कि इसका एक तरीका है, कोई भी बच नहीं पाएगा। जिसने भी चढ़ावे में चोरी की होगी उसको हम पकड़ेंगे। उसका तरीका ये है कि ये देखा जा रहा है कि कौन से महीने में कितने श्रद्धालु वहाँ पर आए और चढ़ावा कितना जमा हुआ बैंक में, वो निकाला जा रहा है। साथ में जिन लोगों के ऊपर आरोप है उस दौरान या जब से मंदिर 2024 में जब वहाँ पे गर्भगृह में भगवान विराजमान हो गए उसके बाद से जो ट्रस्ट के लोग हैं या जो वहाँ सेवादार हैं या जो लोगों पे आरोप है उनकी प्रॉपर्टी क्या ज़्यादा बढ़ गई, क्या उनके बैंक में एकदम से ज़्यादा पैसा आने लगा, ये सारी चीज़ें पड़ताल करके एसआईटी ये समझेगी कि और कौन कौन लोग इस पूरे चढ़ावा कांड में शामिल हैं, कौन कौन आरोपी हैं। तो इसीलिए पूछताछ हो रही है। डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी कहा गया है, गोपाल राव से भी कहा गया। गोपाल राव से तो पहले दौर में बहुत पूछताछ हुई थी 5 दिनों में। अनिल मिश्रा क्योंकि थे नहीं, बाद में आए, लेकिन वो ठीक से कॉपरेट नहीं कर रहे थे तो उनसे बहुत सारे सवाल अभी पूछे जाने हैं। तो ऐसा कहा गया है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा से आज बैंक के सारे बिल्कुल रुचि, ये बड़ी बात आप कह रही हैं कि एसआईटी ये साफ कह रही है कि सिर्फ 8 आरोपियों तक ये जांच सीमित नहीं रहेगी, बड़े लोगों तक भी एसआईटी की जांच बढ़ेगी और इसी कड़ी में चाहे चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो, इनसे भी पूछताछ की दोबारा तैयारी की जा रही है। चंपत राय के राइट हैंड कहे जाने वाले रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। टिन्नू यादव पर चंपत राय की विशेष कृपा थी जिस वजह से राम मंदिर के बाकी सहकर्मी टिन्नू यादव को अघोषित सर्वे सर्वा कहते थे। दान पात्रों और काउंटिंग सेंटर की चाबी टिन्नू यादव के अलावा उसके भाई बलराम यादव के पास भी रहती थी। राम मंदिर में काम करने वाले नाम ना बताने पर इंडिया टीवी से उसने कहा है कि चंपत राय ने 2 लोगों को पूरी छूट दे रखी थी, जिसमें एक अनिल मिश्रा थे और दूसरा टिन्नू यादव। टिन्नू ने अपनी फैमिली के 5 लोगों को मंदिर में नौकरी पर रखा था, जिसमें उसका सगा भाई बलराम यादव, भतीजा मनीष यादव, बहन और दूसरे रिश्तेदार शामिल हैं।
टिन्नू की केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि रामनगरी में भी एक पैरेलल सिस्टम चलाता था, जिसके सामने अयोध्या का प्रशासन भी नतमस्तक रहता था। तो अब देखिए रुचि, वो टिन्नू यादव जिसकी हैसियत एक ऑटो चालक के तौर पर थी या उसके ऑटो चला करते थे, एकाएक टिन्नू यादव की हैसियत कैसे बढ़ गई कि वो ना सिर्फ मंदिर में अपनी मनमानी करता था, अयोध्या में मनमानी करता था और पूरा प्रशासन उसके सामने नतमस्तक रहता था। कहीं ना कहीं चंपत राय की भूमिका है। बिल्कुल, क्योंकि टिन्नू यादव तो चंपत राय का ही नज़दीकी बताया जा रहा है कि चंपत राय ने ही मंदिर में सेवादार टिन्नू यादव को रखा। टिन्नू यादव अपने भतीजे को ले आया, मनीष यादव को, और जो बाकी लोग आए वो भी ट्रस्ट की सिफारिश पे ही बैंक ने जो आउटसोर्स कर्मचारी रखने थे, जो सिक्योरिटी एजेंसी थी, वो कहने पे रखे गए। अब ये भी आरोप लग रहे हैं कि रिश्वत लेकर वहाँ पर लोगों की को नौकरी दी गई, गिनती के काम में लगाया गया। अब जहाँ तक टिन्नू यादव का सवाल है, तो टिन्नू यादव तो वहाँ पे बहुत ताकतवर हुआ करता था, क्योंकि जो पूरा मंदिर था उसमें आप सोचिए कि बड़ा महाराज चंपत राय को कहा जाता था और छोटा महाराज डॉक्टर अनिल मिश्रा को कहा जाता था, और टिन्नू को भी टिन्नू महाराज कहा जाता था। तो इतना ताकतवर टिन्नू महाराज था, क्योंकि ये कहा जाता है कि उसी के कहने पे मंदिर में हर जगह हर तरह का काम होता था। चाबियां टिन्नू यादव के पास थी, चाहे दान पात्र की हो या जो कलेक्शन सेंटर में तिजोरी लॉकर था उसकी चाबियां टिन्नू के पास थी। बैंक पैसा जाता था उसमें टिन्नू यादव का दखल रहता था। तो आखिर टिन्नू जो है इतना पावरफुल वहाँ कैसे हो गया, किसने इतनी ताकत दे दी और किसने इतनी हिम्मत दे दी कि वो इस तरह का काम करने लगा, अपने लोगों को उसने भर्ती करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें एसआईटी जांच कर रही है, और टिन्नू का क्योंकि रोल मिला इसीलिए उसको गिरफ्तार भी किया गया है। जाहिर बात है कि जो बात रामनगरी में सबको दिख रही थी, जो टिन्नू यादव का रसूख राम मंदिर में सबको दिख रहा था, ऐसा तो नहीं है कि चंपत राय को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी चंपत राय की खामोशी क्या ये बताती है कि टिन्नू यादव को उन्हीं का संरक्षण प्राप्त था और उन पर अब कार्रवाई होगी, ये सवाल है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। आज चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से भी पूछताछ हो रही है। अविनाश शुक्ला को अयोध्या पुलिस ने 13 घंटे की रिमांड पर लिया है। थोड़ी देर पहले अविनाश का मेडिकल कराया गया है। इसके बाद पुलिस उसे कौशलपुरी की तरफ लेकर निकली थी और अब खबर है कि पुलिस अविनाश को प्रतापगढ़ लेकर जा रही है, जहां का वो रहने वाला है। अयोध्या में अविनाश जिस योग सेंटर में रहता था, वहां से 5 जून को पुलिस ने 5 लाख रुपए कैश बरामद किए थे। अब तक हुई बरामदगी में सबसे ज्यादा पैसा अविनाश शुक्ला के पास से ही बरामद हुआ है। उसकी जिम्मेदारी राम मंदिर के अंदर दान के पैसे को काउंटिंग तक पहुंचाने की थी। आरोप यह है कि इसी दौरान उसने गबन किया और लाखों रुपए साफ कर दिए। वो इन पैसों से गांव में नया घर भी बनवा रहा था। पुलिस अब अविनाश की तमाम संपत्तियों की पड़ताल कर रही है। उसने चोरी का पैसा कहां-कहां छिपाया, कहां-कहां प्रॉपर्टी खरीदी, इसकी जांच हो रही है। यही वजह है कि आज उसे 13 घंटे की रिमांड पर लिया गया है, क्योंकि यही अविनाश शुक्ला है जिसके पास से सबसे ज्यादा 20 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। अब जैसे जैसे चढ़ावा चोरी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्टी अनिल मिश्रा पर शक गहरा गया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को चढ़ावा चोरी कांड में अनिल मिश्रा का बड़ा रोल नजर आ रहा है। एसआईटी के सूत्रों का कहना है कि महाकुंभ के दौरान राम मंदिर में बहुत ज्यादा चढ़ावा आया था। पूरे चढ़ावे की काउंटिंग एक दिन में नहीं हो पाती थी। बोरों में चढ़ावा बांधकर बिना गिने रखा जाता था। उस दौरान बड़े पैमाने पर हेराफेरी हुई है और शक के घेरे में अनिल मिश्रा है। एसआईटी एक एक कड़ी जोड़ रही है। इस मामले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम लिए हैं। अनिल मिश्रा चंपत राय के बेहद भरोसेमंद आदमी है। वहीं आरोपी टिन्नू यादव चंपत राय का खास है। इसी मामले में पकड़ा गया आरोपी मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। इसके अलावा सुभाष श्रीवास्तव भी चंपत राय का करीबी है। बाकी 5 आरोपी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर अनिल मिश्रा और चंपत राय के सिफारिशी हैं। इसमें भी अनिल मिश्रा के सिफारिशी ज्यादा हैं। आरोप तो यह भी है कि चढ़ावे की काउंटिंग में लगाने के लिए इन लोगों से बाकायदा रिश्वत भी ली गई थी। अब सवाल यह उठता है कि गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय का होगा क्या? चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। 6 जुलाई को ट्रस्ट की मीटिंग है जिसमें उनके इस्तीफे पर फैसला हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा की राम मंदिर ट्रस्ट से छुट्टी भी होगी?
नियम क्या कहते हैं, आइए वो भी समझ लीजिए। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट से किसी ट्रस्टी को उसकी जिम्मेदारियों से सिर्फ 2/3 बहुमत से ही हटाया जा सकता है। नियमों के मुताबिक ट्रस्टी आजीवन सदस्य होते हैं, इसलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा अपने पद छोड़ने के बाद भी ट्रस्टी बने रह सकते हैं। 10 स्थायी वोटिंग सदस्यों में से 2 ने इस्तीफा दे दिया है, 1 का निधन हो गया है और 1 अस्पताल में भर्ती है। वहीं चढ़ावा चोरी विवाद के बीच आज बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अयोध्या पहुंचे हैं। बाबा बागेश्वर ने यहां हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया और चढ़ावा चोरी पर कहा कि इन लोगों ने महापाप किया, इन्हें भगवान सजा देगा। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को सावधान किया, कहा इन दिनों कुछ लोग मंदिरों, साधु संतों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ऐसे कालनेमियों से सावधान रहने की जरूरत है। पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे। लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे, आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है, निश्चित रूप से हमें इस देश के कानून पर, देश की सरकार पर भरोसा है। सभी आरोपियों को दंड मिलेगा। दूसरी बात और हम प्रार्थना करना चाहेंगे अपने बागेश्वर धाम से, वर्तमान का युग कलयुग से ज्यादा छल युग चल रहा है और इस छल युग में सावधान रहना। वर्तमान समय में संतों पर, महंतों पर, मठों पर, मंदिरों पर प्रायोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से श्रद्धा घटाने के लिए एवं इनके ऊपर आस्था गिराने के लिए इस तरह के षड्यंत्र भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ कालनेमी लोग भी सक्रिय हो गए। हमें उनसे सावधान रहना होगा, हमें उनसे सजग रहना होगा और हमें भरोसा है कि जिन जिन ने ये पाप किया उनको भगवान भी दंड देगा और एसआईटी और देश का कानून, यहाँ की सरकार दंड देगी। तो एक तरफ बाबा बागेश्वर हैं जो सरकार पर भरोसा जताते हुए कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, इस बात का भरोसा हमें है, तो दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी पर विनय कटियार का भी बड़ा बयान सामने आया। विनय कटियार ने कहा कि राम मंदिर में गबन तो हुआ है, चंपत राय जेल जा सकते हैं। विनय कटियार ने बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर के लिए हुए संघर्षों से जुड़े रहे विनय कटियार, चंपत राय को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। चंपत राय को लेकर विनय कटियार ने कहा है कि चंपत राय को जेल जाना पड़ सकता है, चूंकि राम मंदिर में गबन तो हुआ ही है। क्या कहा चंपत राय के बारे में विनय कटियार ने, सुनिए। पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है और हम तो जिसका गमन हो जाए तो वो तो आदमी ठीक माना जाए। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी अब देखिए, जिस तरफ विनय कटियार इशारा कर रहे हैं, सवाल यही है कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा, क्या इनको जेल जाना पड़ेगा, क्या इन पर सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्योंकि एक एक किरदार पर कई बड़े सवाल हैं। गोपाल राव को लेकर भी बड़े सवाल हैं। गोपाल राव पर आरोप है कि उन्हें वैष्णव संप्रदाय के रीति रिवाज नहीं पता है, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, ट्रस्ट के मेंबर्स को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते हैं। उन्हीं का दखल बढ़ने के बाद से चढ़ावा चोरी जैसे अपराध शुरू हुए। निर्मोही अखाड़े के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी ने कहा कि जब से गोपाल जी अयोध्या आए हैं तब से ही ट्रस्ट में गड़बड़ियों की शुरुआत हुई। बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी गोपाल राव पर सवाल उठाए, कहा कि गोपाल राव को अब अयोध्या छोड़कर वापस साउथ जाना पड़ेगा। वो छोड़ने वाले नहीं है, एसआईटी है ना, तो पूरा काम करेगी। और इसमें अब नाम हम किसी को नहीं बताएंगे जल्दी। वहाँ एक गोपाल है, गोपाल राव, वो सबसे बेकार आदमी था। वहाँ कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं,
और पता नहीं किसने उसको यहाँ बना करके भेजा। तो हम कभी जाते नहीं थे वहाँ। एक दिन हम घूमते फिरते चले गए। हमने कहा चलो बहुत दिन हो गए हैं, भगवान राम के दर्शन कर लें। तो इसने हमसे कहा कि आप किसकी अनुमति से आए यहाँ हैं? तो हमने कहा तुम कौन हो? तुम पहचानते नहीं हो इस परिसर में आने वाले लोगों को? और मैं उठा और हम अपने घर चला आया। उसके 1 घंटे बाद हमने उनको फ़ोन किया। हमने कहा तुम यहाँ नहीं रहने वाले हो, साउथ जाओ जहाँ से आए थे। ये हम बता दे रहे हैं। पूरी उनकी व्यवस्था हो गई। और प्रहार में अब बात करेंगे पंजाब की, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की टेंशन बढ़ती दिख रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बगावत के मूड में आ गए हैं। पंजाब कांग्रेस प्रधान की कुर्सी ना मिलने से चरणजीत चन्नी बेहद नाराज हैं। चरणजीत सिंह चन्नी अपने समर्थक सांसदों, विधायकों और हल्का इंचार्जों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। रोपड़ के मोरिंडा में चन्नी के घर समर्थकों की मीटिंग हो रही है। इस पूरी मीटिंग को चरणजीत सिंह चन्नी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखी जा रही है। चन्नी अपने समर्थकों के साथ विचार विमर्श करके कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक चन्नी चाहते हैं कि या तो उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए या फिर सीएम फेस घोषित किया जाए। कांग्रेस का ट्रेंड है, लेकिन कांग्रेस जट सिखों को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए पंजाब अध्यक्ष के पद पर राजा वडिंग को नहीं हटाया जाएगा। चन्नी को पूरी कमान देने की बजाय चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पंजाब में सीएम फेस ना होने पर ज्यादातर प्रधान पद वाले नेता को ही बहुमत मिलने पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। इसलिए चरणजीत सिंह चन्नी और उनके समर्थक पार्टी के फैसले से खफा हैं। नई टीम के ऐलान के बाद से ही चन्नी ने गहरी चुप्पी साध रखी है, जबकि चन्नी के समर्थक खुले तौर पर कांग्रेस आलाकमान से उन्हें सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं। पर लोकां चों आवाज ਇਹ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੇਵਰ ਚ ਹੈ। मतलब अगर राजा वड़िंग की फेवर में कोई सरकार नहीं बनेगी कांग्रेस की 27 में, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। फिर किनको बनाना चाहिए? अब देखिए, 2022 में चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में लड़कर कांग्रेस पंजाब की सत्ता से बाहर हो गई थी। चन्नी खुद मुख्यमंत्री रहते 2 सीटों से चुनाव हार गए थे। पंजाब में अब 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी स्टेट यूनिट को रिस्ट्रक्चर किया है। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष, प्रताप सिंह बाजवा को नेता प्रतिपक्ष पर बरकरार रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन बनाया गया है। सुखविंदर सिंह डैनी, राजकुमार वेरका और संगत सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह विजय इंदर सिंगला को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा कोर कमेटी के मुखिया होंगे, जबकि अमर सिंह को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। चन्नी के समर्थक पार्टी के फैसले से खुश नहीं हैं। वो चरणजीत सिंह चन्नी को सूबे का पार्टी प्रधान और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए, अगर पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी से बगावत कर लेते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा डैमेज साबित होगा, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब में कांग्रेस के बड़े दलित नेता हैं और पंजाब में करीब 31% दलित आबादी है। लेकिन कांग्रेस राजा वडिंग को भी साइडलाइन नहीं कर सकती। वो जट सिख समाज के बड़े नेता हैं। पंजाब में जट सिखों की वोट 19% के आसपास मानी जाती है और यही समुदाय पंजाब की सत्ता की धुरी में रहता है। तो कांग्रेस के सामने मुश्किल है, आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। चूंकि चरणजीत सिंह चन्नी अगर नाराज होते हैं तो दलित वोट बैंक उनसे छिटक सकता है, और अगर राजा वडिंग को वो अगर हटाते हैं पद से तो फिर जट सिख वाला वोट उनके हाथ से खिसक सकता है। पुनीत परिंजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। पुनीत, एग्जैक्ट स्थिति आपको क्या समझ में आ रही है? क्या वाकई में चरणजीत सिंह चन्नी बगावत करने के मूड में है या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है?
देखिए प्राची, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से गर्मी का पारा जो है पंजाब में बहुत ज्यादा है, उसी तरह से राजनीतिक पारा भी एकाएक बहुत ज्यादा चढ़ गया है। इस वक्त मैं चरणजीत सिंह चन्नी के घर के बाहर मौजूद हूं। प्रेसिंग, जैसा कि आपने बोला कि प्रेशर पॉलिटिक्स तो वो है ही है, लेकिन बगावत भी कहीं ना कहीं से नजर आ रही है, क्योंकि पहले भी आपने एक बयान आया था चरणजीत सिंह चन्नी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि दलित समुदाय को दरकिनार रखा जाता है कांग्रेस के अंदर, जिसके ऊपर काफी बवाल मचा था। बाकायदा एक जब मीटिंग हो रही थी उसी के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से ये सवाल उठाया गया था। और अब जबकि कल जैसे ही लिस्ट आती है संगठन की परसों देर रात, और उसके बाद एक राजनीतिक उबाल जो है वो शुरू हो जाता है पंजाब की राजनीति के अंदर, खास करके कांग्रेस के अंदर। और 2022 का ये वही समय शुरू हो जाता है जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया था, उस समय भी यही गुट जो था वो बागी था, खास करके तृप्त राजेंद्र बाजवा जो कि अभी अंदर बैठक में पहुंचे हैं, राणा गुरजीत हैं, उसके अलावा कई विधायक, भारत भूषण आशु पूर्व कैबिनेट मंत्री, है ना, तो काफी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में कितने विधायक और कितने सांसद इनके समर्थन में पहुंचे हैं? देखिए, अगर सांसदों की बात करें तो सिर्फ मोहम्मद सदीक जो है फिलहाल यहां पर है। उसके अलावा अगर विधायकों की बात करें तो 10 से 15 विधायक जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए, इसमें कई पूर्व विधायक भी हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह का जो हाल जो है रहेगा, क्योंकि चुनावी साल है, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के सामने मुश्किल है, अब कांग्रेस इसे कैसे हल करेगी देखना दिलचस्प है। शुक्रिया आपका पुनीत तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड की, जिसकी मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि सोनम पहले से ही जमानत पर बाहर है, इसलिए वो आदेश को पलटने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मामला ट्रायल के दौरान तय किया जाना है। उन्हें जवाबी हलफनामा दाखिल करने दिया जाए। सोनम को जवाब दाखिल करने के लिए जल्दी तारीख दी जाएगी। कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि उन्होंने कुछ समय जेल में बिताया। मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होनी है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अतुल, राहत बरकरार क्यों रही सोनम रघुवंशी की? देखिए, जिस तरीके से कल जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन्होंने इस केस को मेंशन किया था, क्योंकि मेघालय सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिस तरीके से सोनम रघुवंशी को जमानत दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा। तो आज भी जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कहा कि जिस कोर्ट ने 3 बार सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द की थी, उसी अदालत ने उसको जमानत दे दी। और पहले क्योंकि जिस तरीके से जो एरर की बात हो रही थी कि किस तरीके से कुछ खामियां जो है वो रही, और इसके अलावा ग्राउंड एरर्स जो है वो सोनम को नहीं बताए गए थे, इस लिहाज से जो जमानत है वो सोनम रघुवंशी को दी गई। तो इसमें कहीं ना कहीं जो एसजी तुषार मेहता उनका कहना था कि ये हत्या का मामला है, जो सोनम रघुवंशी है वो वहां से फरार हो गई थी, यूपी में उसकी गिरफ्तारी होती है। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा कि क्योंकि अब सोनम रघुवंशी जेल से बाहर आ चुकी है, तो अभी वो इस बात के इच्छुक नहीं है कि उनको दोबारा वापस जेल भेजा जाए। सोनम रघुवंशी को नोटिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। गुरुवार को इस पूरे मामले पर आगे की सुनवाई होगी, लेकिन फिलहाल रात की बात यह है सोनम रघुवंशी के लिए कि उसकी जो जमानत हाई कोर्ट से मिली थी सोनम रघुवंशी को, वो अभी बरकरार रहेगी। तो गुरुवार को क्योंकि इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, वहीं आज तुषार मेहता ने जो पुणे के अंदर जो सिया जो केतन नाम के शख्स की जिस तरीके से हत्या थी, उसका भी उदाहरण आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बिल्कुल अब यही देखना है कि सोनम कब तक राहत पाती रहेगी और कब तक जेल से बाहर रहेगी जमानत पर। शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। प्रहार में अब बात करेंगे ई रिक्शा के चाइनीज चक्कर की। बैटरी से चलने वाले ई रिक्शा अचानक सड़क पर बंद हो जा रहे हैं। चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कहीं भी कोई भी ई रिक्शा की रफ्तार पर ब्रेक लगा दे रहा है। सड़क पर अचानक ई रिक्शा के बंद होने से इससे रोजी रोटी कमाने वाले ड्राइवर परेशान हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर उज्जैन तक इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। चाइनीज एप्लीकेशन का नाम बैट बीएमएस है। ई रिक्शा के बंद होने पर अलग अलग शहरों में ठगी का भी सिस्टम शुरू हो गया है। मैकेनिक ई रिक्शा का लॉक खोलने के लिए 300 से 400 रुपए तक की डिमांड कर रहे हैं। लगातार बढ़ रहे बवाल को देखते हुए अब सरकार इसके खिलाफ एक्शन के मूड में आ गई है। सरकार अब इस एप्लीकेशन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। लेकिन अभी जो मुसीबत ई रिक्शा चालकों के सामने खड़ी हुई है वो बड़ी मुसीबत है। आजकल सोशल मीडिया पे कई ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक चाइनीज ऐप के जरिए कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर रास्ते पे चलने वाले ई रिक्शा को तुरंत बंद कर सकते हैं। कुछ लोगों ने इस पे प्रैंक वीडियो बनाए, लेकिन इस ऐप की सच्चाई क्या है ये जानने के लिए इस समय हम राजधानी दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के नीचे आए हैं, जहां इस समय कई ई रिक्शा खड़े हैं। दरअसल एक बैट बीएमएस नाम का एक ऐप है जिसे फिलहाल हमने भी डाउनलोड कर लिया है। ये जो ऐप है, इस ऐप के जरिए जो ई रिक्शा है उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ये ऐप बनाया गया था कि आप बैटरी का जो है ई रिक्शा की जो बैटरी होती है
उसका वोल्टेज देख सकते हैं, उसमें करंट कितना है, उसमें बैटरी कितनी है, और इसी ऐप के जरिए आप अपने ई रिक्शा को स्विच ऑन और स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। हालांकि इसका डायरेक्ट लिंक ई रिक्शा से नहीं बल्कि उसके अंदर लगी हुई लिथियम की बैटरी से होता है। ऐप को खोलते ही इसमें दो ऑप्शन आते हैं, चार्ज स्विच और डिस्चार्ज स्विच। अगर आप चार्ज स्विच को करते हैं तो ये ऑन हो जाती है, बैटरी ऑन हो जाती है, और अगर आप डिस्चार्ज स्विच पे क्लिक करते हैं तो जो चलती हुई ई रिक्शा होती है उसकी बैटरी का करंट लेवल बंद हो जाता है, यानी डिस्चार्ज हो जाता है, जिसके जरिए तुरंत ही ई रिक्शा बंद हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए इस ऐप को डाउनलोड किया और चलते हुए ई रिक्शा को बंद करना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो गरीब ई रिक्शा चालक है जो अपनी आजीविका चलाने के लिए सवारी बैठा के अपने गंतव्य पे जा रहा होता है, बीच रास्ते में ये ऐप जो है वो ई रिक्शा को बंद कर देता है। हाँ, ये लोग कर देते हैं, चलाते चलाते बीच में कोई पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो, रिक्शा बिल्कुल वहीं रुक जाता है, पीछे किसी के चोट लग जाए, कुछ हो जाए, ये कोई भी बंद कर देता है रिक्शा। क्या करता? आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ। कब हुआ था? किसने किया था? आपने पकड़ा? नहीं, वो पकड़ में आया ही नहीं, वो चले गया बंद करके आजाद मार्केट पे बंद करके वो चले सड़क पे। आपने सवारी बैठा? आज 3 सवारी बैठी हुई थी मेरी गाड़ी में। फिर आपकी ऑन कैसा हुआ? मैंने किसी भैया को बुलवाया मेरे घर से, फिर उन्होंने आके फोन करा उसको, कम से कम 1-1.5 घंटे बाद। 1-1.5 घंटे बाद? तो सवारी भी बीच रास्ते में गई, सवारी तो उतर के चले गई थी दूसरा रिक्शा पकड़ के। आपको जानकारी थी इस ऐप के बारे में पहले? नहीं, वो भैया को जानकारी थी मेरे का, वो भैया आए, फिर उन्होंने खोला उसको, फिर गाड़ी स्टार्ट करके मैं अपने घर लिया आया, फिर मैं घर ही चले गया, फिर मैंने गाड़ी नहीं चलाई। जो बैट BMS ऐप है ये क्योंकि जो ई रिक्शा की बैटरी होती है वो एक सस्ती बैटरी होती है, सस्ती लिथियम बैटरी होती है। ई रिक्शा बनाया भी इसीलिए गया था कि अफोर्डेबल रहे, जो चालक है वो एक कम अमाउंट में एक ऐसी गाड़ी खरीद सके जिससे वो अपनी आजीविका चला सके। एक बहुत सस्ती बैटरी ई रिक्शा में लगाई जाती है जो ब्लूटूथ के जरिए इस ऐप से कनेक्ट हो जाती है, और ऐसे में लोग अब इस ऐप की जानकारी बाहर आ गई है। पहले केवल ई रिक्शा चालक को इसके बारे में पता होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया पे ये वायरल है तो हर कोई अपनी गाड़ी से भी बंद कर दे रहा है। आप लोगों को कितनी परेशानी होती है? मैम, परेशानी तो बहुत हो रही है, अब क्या करें, अब किसको क्या बोल सकते हैं। अब चलते हुए गाड़ी के अंदर हमारी सवारी बैठी होती है और रास्ते में किसी ने गाड़ी बंद कर दी, परेशान तो सवारी भी हो रही है और हम भी हो रहे हैं। अब जिसको पता वो तो खोल लेता है, जिसको नहीं पता वो बेचारा धक्का मारते हुए जाता कहीं ना कहीं, फिर वो लोग खोलते हैं, वो पैसे मांगते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो किसी के 200, किसी के 300, किसी के 100 ऐसे मांगते हैं। शुरुआत में जब लोगों को जब पता नहीं था, अब सबको पता लग गया तो हमने अपने फोनों में हमने अब डाउनलोड कर रखा है। अब जब कोई भी बंद करता है तो 5-7 मिनट में हम तो उसको खोल देते हैं हाथों हाथ ही। 5-7 मिनट 5-7 मिनट हमारे भी खराब होते हैं और साथ में सवारी के साथ बैठी होती है उनका भी टाइम खराब होता है। फिर सवारियाँ भी बोलती है भैया चलो क्या हो गया गाड़ी के अंदर, हम क्या बोल सकते हैं, फिर हमारा टाइम खराब होता है, प्लस हमारा नुकसान भी होता है इसके अंदर बहुत। अब क्या करें, जिसने बनी कितने ऐप निकाल दिया, पता नहीं क्या मिला उसको निकालने के बाद। परेशानी सिर्फ हमें ही हो रही है इस टाइम पे, क्योंकि हम ढंग से कमाई कर ही नहीं पा रहे। हम हर 1 घंटे में 2-3 बारी गाड़ी बंद होती है, सवारी उतरी भी आती है, कोई पैसे देती है, कोई पैसे नहीं देती। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम। चाइनीज ऐप बैट BMS के जरिए कोई भी सड़क पर चलते ई रिक्शा को मोबाइल एप्लीकेशन से लॉक कर दे रहा है। प्ले स्टोर पर बैट BMS जैसी कई एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो ई रिक्शा में लगी बैटरी को मोबाइल से कंट्रोल कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ई रिक्शा चलाने वाले पिछले 3 दिन से परेशान हैं। ई रिक्शा बंद होने से उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार वीडियोस में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर खास तौर पर वायरल हो रहे इस तरह की वीडियोस, जब कुछ लोग मोबाइल निकालते हैं अपना एक ऐप के ज़रिए ये चलने वाले जो सड़कों पर ई रिक्शा है इनको वो बंद कर देते हैं। और ये बताया जा रहा है कि लिथियम की बैटरीज जिन भी ई रिक्शा में हैं उनको ये एक तरीके से कैप्चर कर लेते हैं और ब्लूटूथ के ज़रिए, और फिर इसको बंद कर दिया जाता है। इस तरह की शिकायतें बहुत सारी जगहों पर है। इस वक्त हम दिल्ली ITO पर मौजूद हैं, यहाँ भी बहुत सारे ई रिक्शा वालों की शिकायतें हैं कि इस तरह की समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ रहा है। एक ये भाई, नाम क्या है आपका? शाहबाज आलम। शाहबाज है, ये ऐप भी दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा काम करता है। 2-3 ऐप चल रहे हैं इस तरह के। एक तो बैट है, बैट क्या क्या नाम है? एक बैट है, एक हाथी वाला ऐप है। अच्छा हाँ, एक और हाँ हाँ ये सेल,
और दूसरा जो बैट वाला है, एक वो ऐप है जिसके ज़रिए ये लिथियम के जो बैटरीज के रिक्शा है उनको एक तरीके से वो जी बैट BMS। तो ये कैसे काम करता है देखिए, ये इसको ऑन किया और ये फौरन कैमरामैन पंडित दिखाएंगे, इसको हम जैसे ही ऐप को ऑन करते हैं तो कई जो ई रिक्शा के जो बैटरीज के नंबर है वो इसमें दिखाने लगता है। जैसे करके दिखाऊंगा आप। जी जी आपसे भी हम बात करेंगे, एक सेकंड पहले बैट वाला देखिए, ये आपको दिख रहा है ई रिक्शा के नंबर। अब ये इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट कीजिए आप इसको। और ये जो रिक्शा है ये अब आगे इसको कनेक्ट किया जा रहा है और जितने भी ई रिक्शा यहाँ पर खड़े हैं इनमें से जिसकी भी ये बैटरी होगी उसको कैप्चर एक तरीके से कर लेगा और इसको बंद कर देगा। यही सिस्टम है इसका। हाँ जी, ये देखिए ये कर लिया, ये करंट कनेक्ट हो गया, कनेक्टेड। ये किस ई रिक्शा का है बताइए? हाँ ये जी 64 ये आपका ई रिक्शा है तो ये बंद हो गया। अभी बंद कर दूंगा मैं इसको। नहीं बंद हो गया। हम ये अच्छा इसी से ये आपका भी दूसरा भी ऐप है। ये देखिए अभी ये कौन सा? अच्छा इसको शुरू से दिखाए, शुरू से दिखाइए कौन सा ऐप है। देखिए 2 ऐप चल रहे हैं, हम सिर्फ एक सोच रहे थे लेकिन ये दिखा रहे हैं कि इस तरह के 2 ऐप है कि जो इस तरह से। एक मिनट जी बताएं। ये सर बंद हो गया, ये देखिए हाँ बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये पूरा बंद हो गया। हाँ जी, अब ये चालू हो गया सर। तो ऐसे आप किसी भी मोबाइल से इसको देखिए, ये अब ये चला के दिखाओ पूरी तरह चल रही है, आप चलाइए और आप बंद कीजिएगा। एक सेकंड, ये देखिए ये चल रहा है अब, और यहाँ से जैसे ही बंद करते हैं ठीक है ये बंद हो गया। झटके लेने लगा ई रिक्शा। ये बिल्कुल लाइव डेमो है। कोई भी इंसान बैठा हुआ दूसरी जगह पर नज़दीक, हालांकि वो उसको होना चाहिए चलते हुए, वो इस तरह से इन ई रिक्शा को बंद कर दे रहा है और सीधे तौर पर इन लोगों के रोज़गार पर संकट पैदा हो रहा है इस तरह से, क्योंकि ये लोग किराए पे ज़्यादातर आप लोग रिक्शा लेते हैं। सर किराए पे चलाते हैं गाड़ी सब यहाँ पे, ये सब किराया लेते हैं 500 रुपये गाड़ी लेते हैं रोज़ाना। हाँ जी। ऐसी कितनी शिकायतें हैं रोज़ाना आप जो बता रहे हैं कि इस तरह से बंद हो जा रहे हैं, और कब से शुरू हुआ है? ये 3 दिन हो गया आज। 3 दिन है? हाँ जी। तो कितने आपको रोज़ाना पता चलता है कि आज फला आदमी का बंद हो गया है? तो यहीं पे बताता है कि भैया बंद हो गया, तो हम सब चालू करवा देते हैं ये ऐप से। तो आप शुरुआत में मैकेनिक के पास भी गए क्या? हाँ मैकेनिक के पास गए, 2 बार गए। मैकेनिक तो बोला कि ये गाड़ी चार्ज है, कुछ भी नहीं, चार्जिंग लगाओ इसको। चार्जिंग भी उठाता नहीं है, गाड़ी जब बंद होता है चार्जिंग भी नहीं उठाता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बाद मोबाइल से चालू करने पड़ता है, और डीलर के पास जाते हैं तो कहता है 500 लगेगा, 300 लगेगा, ऐसे कह रहा है। आपका भी रिक्शा बंद हुआ? आगे आओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर है। तो ये अभी हमारी रिक्शा में ही चेक कर रहे थे बंद करके, वो बंद हो गई रिक्शा भी, तो अब ये जब चालू करेंगे तो चालू हो जाएगी। इसका समाधान क्या है, आप लोग चाहते क्या है? क्योंकि ये ऐप बंद होना चाहिए सर, ये बंद होना चाहिए। ये तो हर आदमी परेशान हो जाएगा, ऐसे किराए वाले बीच में कोई बाइक वाला लग जाता है पीछे, वो बंद कर देते हैं, कोई ऑटो वाला बंद कर देता है। अच्छा, इस तरह भी सब आते जाते लोग कोई बंद कर देता है, मस्ती उड़ा दे। ई रिक्शा चल रहा है रोड पर, पीछे से कर देता है, बंद कर दिया और रोड पे ही खड़ा हो गया। रोड पे खड़ा हो गया साइड में। और वैसे जब आगे जाओगे तो अगला कहता है भाई बंद हो गई गाड़ी, हम कहते हैं हाँ बंद हो गई, वो कहता है 100 रुपये लगेंगे, मैं चालू कर दूंगा। अच्छा, वही आदमी जो बंद करता है वो पैसे मांगता है? पैसे मांगता है, वो 100-200 रुपये मांगता है, कहता है मैं चालू कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो चालू करने के पैसे मांगता है। तो देखिए इस तरह की समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं, और भी लोग हैं ई रिक्शा वाले, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ कई रिक्शा है और इसी तरह की परेशानियों से वो लोग जूझते नज़र आ रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद हबीब। तो ये आप लोगों के लिए भी समस्या हो रहा है ऐप? सबके लिए समस्या हो रहा है जी, रास्ते में चलते चलते बंद हो जाती है गाड़ी। आपका भी बंद हुआ? मेरा भी गाड़ी बंद हो गया, पूरा दिन नुकसान हो गया हमारा। कल पूरे दिन बंद रहा? पूरा दिन बंद रहा, 3 बार बंद हो गया। फिर कैसे कहाँ से पता चला भाई? आया था किसी दूसरे के ऐप से करवाया था, वो चालू कर रहे हैं, फिर बंद हो जा रहा है। 500 रुपये ले रहे हैं, चालू 500 रुपये ले रहे हैं? कौन देगा 500 रुपये से? क्या फायदा है इसी बैटरी का चलाने का? आप लोग किराए पे ही चला रहे होंगे? पे चला रहे हैं अपनी। मालिक 500 रुपये लेता है? वो लेता ही लेता है, वो खोलने वाले और ले रहे हैं पैसे, उनको कौन देगा? कहाँ से देंगे, कहाँ से करेंगे पूरा? और देखिए मार्केट में 2-3 तरह के ऐप आ गए। हम पहले एक ही ऐप सोच रहे थे, और भी लोग हैं। देखिए आप सुन रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो किराए पर, किसका,
इनका भी बंद होता है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीरज कुमार यादव। तो यादव जी, क्या समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग? समस्या क्या है, ये जो है ये गाड़ी जो है बंद हो जाता है, जहाँ मर्जी वहीं बंद हो जाता है। पीछे लगे रहते हैं कुछ लोग? हाँ, कुछ लोग पीछे लगे रहते हैं, जैसे जो है बंद कर देते हैं गाड़ी को। है विकलांग आदमी हम है ऐसी। आप दिव्यांग हैं आप? विकलांग आदमी हम ऐसी। मान के चलो गाड़ी कैसे धक्का मार करके लाएंगे, जो भी कमाते हैं वो धक्का मारने में जो है लग जाते हैं। लोग पैसे लेते हैं। हाँ, धक्का मारने वाले तो लेंगे 200 रुपये ले लेते हैं ऐसी। कब बंद हुआ था आपका रिक्शा, कब? कल? अब हाँ, कल परसों से बंद हो रहे हैं ऐसी गाड़ी। चलते चलते सड़क पे चलते बंद हो जाते हैं। सवारी बैठी है, वो उतर के चली, बैठे हैं, उतर करके चले जाते हैं, किराया भी नहीं मिलते हैं। हाँ, बात ये है। पूरा नाम क्या बताया आपने? नीरज कुमार यादव। नीरज जी दिव्यांग है और अपनी रोजी रोटी इसी से चलाते हैं, ई रिक्शा के ज़रिए, लेकिन इनको भी इस तरह की जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम जो चीज़ें, देखिए, मानवता से ये जुड़े हुए पहलू है कि आप किसी को परेशान कर रहे हैं, उससे आपको क्या मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो हंसी मजाक करते हुए वीडियो बना रहे, देखिए हम सामने ई रिक्शा चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसको हम बंद कर देंगे, देखिए इनको अभी गाड़ी को हम सड़क पर रोक देते हैं। लेकिन इन सब से उन लोगों को क्या मिल रहा है? आपके लिए तो एक खेल हो गया, आपके लिए तो हंसी मजाक हो गया, लेकिन नीरज जी जैसे लोगों के लिए तो ये रोजगार का संकट है। बैट बीएमएस ऐप ब्लूटूथ के जरिए ई रिक्शा की बैटरी से कनेक्ट हो जाता है। मोबाइल पर कनेक्ट होते ही एप्लीकेशन गाड़ी की पूरी डिटेल दिखाने लगता है। चाइनीज एप्लीकेशन के जरिए इसे पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। यह एप्लीकेशन ड्राइवर्स की सहूलियत के लिए बनाया गया है ताकि इसकी मदद से वो अपनी ई रिक्शा की चार्जिंग और बैटरी की जानकारी ले सकें। लेकिन कुछ लोग हैं जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ई रिक्शा चालक परेशान है। उन्होंने ई रिक्शा खरीदा तो एक ऐप के बारे में उन्हें कंपनी के द्वारा बताया जाता है, जो है बैट बीएमएस ऐप। यानी ये बैटरी सिस्टम मैनेजमेंट ऐप होता है, जिसके जरिए आप ई रिक्शा की अंदर लगी हुई जो बैटरी होती है उसकी गतिविधि जान सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं कि बैटरी अभी कितनी चार्ज है, उसमें करंट कितना है, क्या बैटरी का स्टेटस है, बैटरी की क्या रिक्वायरमेंट है, ये जानने के लिए इस ऐप को बनाया गया था। लेकिन बहुत से ई रिक्शा चालक इस ऐप का इस्तेमाल नहीं करते थे, इस ऐप के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब इस ऐप के बारे में जानकारी साझा हुई, लोगों ने इसे मजाक के लिए या फिर ई रिक्शा चालकों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया, तो उसके बाद अब ई रिक्शा चालक भी अवेयर हो चुके हैं। हालांकि इस ऐप में ये फीचर है कि आप इस ऐप के जरिए इसमें अपनी आईडी बना सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें आप इसका टोटल वोल्टेज, करंट, पावर, एवरेज वोल्टेज, कितना वोल्टेज हाई है, कितना वोल्टेज लो है, प्रेशर कितना है, साइकिल इंडेक्स कितना है, ये सब यहाँ तक कि टेम्परेचर, बैटरी का टेम्परेचर कितना है ये तक जान सकते हैं। क्योंकि कभी चलते चलते गर्मी के कारण या फिर बहुत ज्यादा देर तक चलने के कारण ई रिक्शा की बैटरी जो है, लिथियम बैटरी, वो गर्म हो जाती है। तो उसकी ये सब जानकारी के लिए इस ऐप को बनाया गया था। अब यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन है। अगर आप देखिए, अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड और किसी ने अपना अभी फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा ई रिक्शा नहीं है जिसने अपना आईडी पासवर्ड नहीं डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आप अपनी आईडी बना लेते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के, तो अब आप इसमें अपना आईडी डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं, ताकि कोई भी रैंडमली राह चलते हुए इंसान आपके ई रिक्शा को कंट्रोल ना कर सके। सरकार का कहना है कि अगर उनके पास ऐसी कोई कंप्लेंट किसी के खिलाफ आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये जो क्राइम है, ई रिक्शा को सड़क पे बंद करना या किसी और की बैटरी को कंट्रोल करना, ये एक साइबर क्राइम है, क्योंकि इसे ऐप के जरिए किया जा रहा है, मोबाइल के जरिए किया जा रहा है, इसलिए ये एक साइबर क्राइम के अंदर आता है। इसमें 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट की जाए। राजधानी दिल्ली के साथ ही देश के दूसरे हिस्से में भी ई रिक्शा चलाने वाले मुसीबत में हैं। बैट बीएमएस जैसे एप्लीकेशन की मदद से ई रिक्शा को कंट्रोल किया जा रहा है। सड़क पर कहीं से भी कोई ई रिक्शा को बंद कर दे रहा है। ऐसे में ई रिक्शा चालकों को धक्का लगाकर इसे मैकेनिक के पास ले जाना पड़ रहा है। और इंडिया टीवी की टीम जब यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंची, तब एक रिक्शा और बंद हो चुका है।
जी सर, आप देखिए एक गाड़ी बंद हुई है अभी। हाँ अभी सर, तुरंत 2 मिनट हुए हैं। कोई आया, कुछ पूछा तो नहीं किसी ने ये कहाँ बंद कराया या पैसे लेने कोई? नहीं ऐसा तो कोई नहीं आया सर, एक भैया आए थे अभी। अच्छा, आपने इनको बिठाया इसीलिए रखा है कि ये चालू करेंगे? ये चालू करेंगे। क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं यहाँ खड़ा हुआ था तो ये परेशान हो रहे थे कि इनकी बैटरी बंद हो गई, तो इन्होंने मुझसे बोला। मेरे गाड़ी में 5 सवारियां वो उतर के चली गई हैं क्योंकि बैटरी किसी ने बंद कर दी थी। अब भैया चाय पीने आए थे तो मैंने इनसे बोला, इनको रिक्वेस्ट करी। कैसे बंद हो रहा है, कैसे? ये मोबाइल से हो रहा है। नहीं बंद है अभी। ये बंद है, पूरी बंद है, पूरी बंद। ये तस्वीरें देखिए, इस तरीके से ये चलती गाड़ी थी। 5 लोगों को बिठाकर ये ई रिक्शे में लेके आए थे। उसी दौरान रंगमहल चौराहे पर, जहां कल भी तकरीबन 20 से 22 गाड़ियां हर घंटे के हिसाब से बंद हुई और अभी भी एक गाड़ी बंद हुई है। और अब यहाँ पर डिजिटल सौदा होता कि आदमी आता, उससे पहले इंडिया टीवी की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। और अब आप इसको कैसे चालू करोगे भाई साहब? भैया इन्होंने ये परेशान हो रहे थे, मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो ये बोलते भैया मेरी बैटरी बंद हो गई है। मैंने अभी ये ऐप खोला है और इसको कनेक्टिविटी करिए। देखिए आप, ये LOC जी करके हैगा ऐप, जो अब मैंने यूट्यूब से निकाला था। ये कनेक्टिविटी हो गई है, ये देखिए, ये इसकी गाड़ी कनेक्टिविटी हो गई है। ये कंट्रोलर है, ठीक है। ये कंट्रोलर में देखिए डिस्चार्ज चार्ज और ये ऑफ बता रहा है। अब मैं जैसे इसको ऑन करूंगा ये बैटरी चालू हो जाएगी। ये देखिए, ये मैंने इसको, ये देखिए, ये देखिए, ये ऑन हो गई है। ये कैसे किया आपने? ये अभी ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैंने कल परसों देखा ये था। आप अच्छा, और अगर इसको ऑफ करना अगर मैं अगर चाहूँ इनको परेशान करने के लिए, अगर मैं इनसे बोलता कि लाओ मेरे को 250-300 रुपए दीजिए, हाँ यही ऐप तो है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये एक तीसरा ऐप आ चुका है। पहले जो BMS BTS था, उसके बाद जियाओ जियोंग आया और अब ये एक तीसरा ऐप, ये यहाँ के जो ये देखिए आप, इतनी भीड़ लगी है। तमाम ई रिक्शे के जो परेशान लोग हैं, इनकी मदद करने जो आए थे, उन्होंने ये एक तीसरा ऐप ढूंढ निकाला है, जिसको अब ये अभी आप देखेंगे, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे प्रदीप यहाँ। अभी ये ऑन है। आप क्या बता रहे हैं? ये डिजिटल स्विच में बंद करूं तो बंद हो जाएगा? कंट्रोलिंग अपने हैंड ओवर हो गया है ब्लूटूथ के थ्रू। अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो ये बैटरी ऑफ हो जाएगी। इनको परेशान कर सकता हूँ। मैं दिखाने के लिए कि किस तरीके से इन निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, जिनके आय का साधन है, मजदूरी करते हैं, एक तरीके से किराए पर ये लेकर घर पालते हैं, उनके साथ किस तरीके से मजाक किया जा रहा है। अब मैं ये बंद करता हूँ। ये डिस्चार्ज स्विच जो है, ये मैंने बंद कर दिया है, चार्ज स्विच, और ये देखिए ये बंद हो गई है। यानी अभी ये बात चल रही थी कुछ देर पहले तक कि जो BMS BTS जो ये ऐप है, उस पे जो है उन्होंने जो जिसका ये ऐप है, उसने यहाँ उस पे एक डिस्चार्ज कर बटन जो है बंद कर दिया था। और ये दूसरा तीसरा ऐप इंडिया टीवी ने पता लगाया है और इसको अब एक बार फिर से चालू करने की कोशिश करते। मैं कैमरामैन प्रदीप से कहूंगा फिर से एक बार दिखाएं और इस बार क्लोज दिखाएं। ये आप देखिए, ये मीटर इंडिया टीवी ने अभी ये बंद किया था और अब वापस इसे चालू करते हुए आपको एक बार फिर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, ये मैंने डिस्चार्ज से चालू, और ये चालू हो गया। कहाँ जाए आदमी, इंसान मोबाइल से हो रहा है। ये आप ही का ये नहीं नहीं, ये भाई कहने हमारी क्या 5 चालू करेंगे अभी फिर से अभी हमारे यहाँ से। और ये जो ऐप है, ये ऐप को मैं आपको बता दूं, ये तीसरा ऐप जो इंडिया टीवी ने पता लगाया है, इसका नाम है लॉसीजे, LOSSIJ, लॉसीजे। ये तीसरा ऐप है। मैं एक बार फिर से, इंडिया टीवी का मकसद सिर्फ ये करके दिखाना है, ये तमाम जो लोग हैं किराए का ऑटो लेके, ई रिक्शा लेके अपना घर पाल रहे हैं। 400 रुपए तकरीबन किराया होता है और सुबह से शाम तक ये सवारी ढोते हैं। ऐसे में दिक्कत होती है, जब चढ़ाई पर बंद हो जाए तो पलटने का भी खतरा रहता है। पलटने का भी खतरा रहता है, एक और क्या, पीछे से गाड़ी टकरा, वो भी परेशान हो जाते हैं, स्कूल के बच्चे वगैरह। अब एक बार फिर से आपको ई रिक्शा हैक करने वालों पर एक्शन की शुरुआत भी हो गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ई रिक्शा को एप्लीकेशन की मदद से सड़क पर कहीं भी बंद कर देता था। उसके बाद वो मैकेनिक बनकर ई रिक्शा ड्राइवर से खोलने के लिए 300 रुपए वसूलता था। पुलिस का कहना है कि ये एक पूरा गैंग है जो मध्य प्रदेश में ठगी करने में जुटा हुआ है।